नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 60 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ चैप्टर 1 है। ठीक है, भारतीय समाज। भारतीय समाज एक परिचय, इस नाम से चैप्टर है आपका। ठीक है, उसी का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन आपको लिखना इसी प्रकार से। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना। ठीक है, फिर उसके आगे आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखा है, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी कि पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में चीन है, दूसरे नंबर पर भारत आता है। ठीक है, परंतु जिस दर से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, अनुमान है कि कुछ ही दशकों में ही भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर यही बताना था, जनसंख्या की भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना। तो यानी कि भारत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, तो आई होप इस बात को आप समझ रहे होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सी राइट मिल्स कौन हैं, इनके बारे में आपको बताना। इस तरह का क्वेश्चन है आपका, तो सीधे मैंने आंसर लिखा है, तो क्वेश्चन आप पहचान के तौर पे याद रख सकते हैं। सी राइट्स मिल्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे जो कुछ मैं अभी लिख रहा हूँ वही आपको क्वेश्चन लिखना है आंसर में। ठीक है, सी राइट्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, यानी कि ये अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, सी राइट मिल्स। ठीक है, और वे यूएस में 1946 से 1962 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्राध्यापक रहे हैं। यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाया भी है 1946 से लेकर के 62 तक। ठीक है, तो इनके बारे में ये जानकारी थी। और इन्होंने समाजशास्त्र में एक सिद्धांत भी दिया था जिसका नाम था अभिजात्य सिद्धांत। ठीक है, अभिजात्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिजात्य सिद्धांत का प्रतिपादन सी राइट मिल्स ने किया था। ठीक है, तो आई होप आप इस बात को भी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है, उन्होंने समाजशास्त्र में अभिजात सिद्धांत के लिए उन्हें है, ठीक है, जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म कैसे हुआ। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग बना करके पेपर में लिखना है, विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म। ठीक है, आप हेडिंग बनाएंगे विशिष्ट भारतीय चेतना का जन्म। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे 60 प्लस हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और 45 क्वेश्चन हम विकल्प वाले देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मतलब लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये 60 क्वेश्चन का लुत्फ़ उठा सकें। ठीक है, और इनका PDF फाइल भी आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो उसका लिंक आपको मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार के दौरान से ही विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। यानी ब्रिटिश उपनिवेशिक का मतलब होता है जब यहाँ अंग्रेज सरकार चला रहे थे, अंग्रेजी सरकार के दौर से ही विशिष्ट भारतीय चेतना ने जन्म लिया। यानी कि भारतीयों के अंदर एक विशिष्ट चेतना जागी। इस दौर में ही भारत ने आज़ादी प्राप्त की, है ना, उनके अंदर नई चेतना जागी थी। उसी दौरान भारतीय लोगों ने आज़ादी को प्राप्त किया और आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया। आधुनिकीकरण का मतलब है नई नई चीज़ों की ओर कदम बढ़ाया। पूंजीवादी दुनिया से भारत जुड़ा, ठीक है, और कारखानों वाली दुनिया से जुड़ा, मशीनीकरण से जुड़ा। यानी कि तमाम प्रकार के बदलाव आए भारतीयों लोगों के अंदर, भारतीय चेतना का जन्म हुआ उस समय। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर अंग्रेज सरकार चला रहे थे तो उसी दौरान भारतीयों के अंदर एक नई चेतना जागी और वो अंग्रेज़ों से मतलब उन्होंने आज़ादी प्राप्त करी और आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया। देश के राजनीतिक एकीकरण के साथ साथ भारत पूंजीवादी दुनिया से परिचित हुआ। देखो यहाँ पे यही बात लिखी है, यानी कि भारत पूंजीवादी दुनिया से जुड़ा। पूंजीवादी दुनिया का मतलब है कि पैसे वाली दुनिया से, है ना, क्योंकि भारतीय लोग उससे पहले बहुत ही सिंपल और साधारण थे, उन्हें पैसे वाली दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं था। यानी कि भारतीय लोग भी कैसे हो गए, पूंजीवादी। यानी कि पूंजीवादी का मतलब होता है निजी संपत्ति को बढ़ावा देते हैं, है ना।
जैसे अमेरिका वाली दुनिया है, वहाँ लोग निजी संपत्ति को बढ़ाए जा रहे हैं, वैसे ही भारत भी पूंजीवादी दुनिया से जुड़ा। समाज पुरानी चीज़ों की ओर कभी नहीं जाता है ना, जब वह नई चीज़ें सीख लेता है। यानी कि भारतीय लोगों ने भी नई चीज़ें सीखी तो पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया, है ना। समाज पुरानी चीज़ों की ओर कभी नहीं जाता जब वह नई चीज़ों को सीख लेता है। औपनिवेशिक शासन के शोषण के चिन्ह आज भी भारतीय समाज में मौजूद हैं। औपनिवेशिक मतलब अंग्रेज़ों के शासन ने जो लोगों का, भारतीय लोगों का शोषण किया, उसके चिन्ह भारतीय समाज में आज भी मौजूद हैं, जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम, ठीक है। अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो राष्ट्रवाद का मतलब यही होता है कि देश के प्रति प्रेम, एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी चेतना जिस विचारधारा में क्या किया जाता है, देश के प्रति प्रेम किया जाता है, ऐसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया और यही राष्ट्रवादी चेतना उपनिवेशवाद का शत्रु बनी या बना। उपनिवेशवाद का शत्रु का मतलब है अंग्रेज़ों के शासन का ये शत्रु बना। उपनिवेशवाद का अर्थ होता है, यानी कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कोई अन्य देश चला रहा हो तो ऐसा शासन जो है औपनिवेशिक शासन कहलाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम उपनिवेश अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेज थे, वो उपनिवेशवाद के रूप में भारत में आए थे, यहाँ पे अपने देश की अर्थव्यवस्था का लाभ वही उठा रहे थे, है ना। तो राष्ट्रवादी चेतना ही अंग्रेज़ों का शत्रु बन गया, लोग इकट्ठे हो गए, उनके अंदर राष्ट्रवादी भावना जागृत हो गई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 60+ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आप इतने क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने नागरिक शास्त्र में काफ़ी क्वेश्चन पढ़ाए थे, है ना। अगर आपने प्रत्येक वीडियो देखा होगा तो 80+ वहाँ पर 80 वीडियो अपलोडेड हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन फंसे नहीं, मतलब उन्होंने 1-2 वीडियो देखा है। अगर कंप्लीट देख लीजिएगा कोई सा भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं, किसी ने 90+ किया, किसी ने 92 किया है कि 92 नंबर तक का हमने पेपर सॉल्व कर दिया। तो मतलब बहुत अच्छे नंबर बच्चों के आएंगे, उम्मीद है, ठीक है। तो आप भी इन 60+ क्वेश्चन को देख के जाना। उससे पहले मैंने बता रखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पर 40 वीडियो अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। लेकिन फास्ट रिवीजन के तौर पे अभी हम 60+ क्वेश्चन देखेंगे। ये अगर आप वो 40 वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो बस जिस 60 क्वेश्चन की वीडियो आ रही है इन्हें देखते जाइएगा। 5-6 वीडियो में 60 क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। और एक वीडियो आएगी जिसमें 45+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में परिवर्तन कैसे हुआ। इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ये परिवर्तन वाला है। तो भारतीय समाज में निम्न परिवर्तन पाए जाते हैं जो कि इस प्रकार से हैं, ठीक है। भारतीय समाज में कौन कौन से परिवर्तन पाए जाते हैं, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आपको लिखना है। भारतीय समाज में निम्न परिवर्तन पाए जाते हैं। पहला है धर्म के प्रभाव में कमी, यानी कि पहले की अपेक्षा में आज के समय में धर्म के प्रभाव में कुछ कमी आई है। कैसे कि भारतीय समाज में अब धर्म के प्रभाव को घटा दिया है। पहले धर्म बहुत ज़्यादा हावी था, हर व्यक्ति मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने कामों को धर्म के अनुसार करता था। लेकिन आज के समय में ज्ञान विज्ञान का ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना। लोग भौतिकवादी लोगों ने धर्म से नाता तोड़ दिया है, यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भौतिकवादी हैं, उन्होंने धर्म से नाता तोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद है संयुक्त परिवारों का विघटन, यानी कि पहले के समय में भारत के अंदर संयुक्त परिवार पाए जाते थे। संयुक्त का परिवार का मतलब होता है सब लोग मिलजुल करके रहते थे, है ना। 3-3 पीढ़ी के, 4-4 पीढ़ी के लोग आपस में मिल करके रहा करते थे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, मतलब परिवार जो हैं टूट रहे हैं। अंग्रेज़ों के आने के कारण औद्योगिकरण, नगरीकरण का विकास हुआ, जिससे अनेक लोग गांव छोड़ करके नगर में कार्य करने के लिए गए। इस प्रकार उनका गांव छूट गया और परिवार भी छूट गया, यानी कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो गया। उसके बाद रीति रिवाजों में परिवर्तन आया है। हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं आज के समय में। तो एक तो रीति रिवाज में परिवर्तन आया, लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो पहले से बदल गए हैं, है ना। भारतीय समाज में लगातार रीति रिवाजों में लगातार बदलाव आ रहे हैं, ठीक है।
जैसे आज प्रत्येक भारतीय धोती के स्थान पर पैंट, कुर्ते के स्थान पर कमीज पहनता है ना। पहले के समय में लोग धोती कुर्ता पहना करते थे, है ना, कुर्ते पहनते थे, धोती पहनते थे। आज के समय में पैंट शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है। तो ये पहनावे में बदलाव आया है, बहुत सी सारी चीज़ों में बदलाव आया, रहन सहन में बदलाव आया, है ना, खाने पीने में भी बदलाव आया। शिक्षा का प्रभाव, अगला है शिक्षा का प्रभाव, यानी कि प्राचीन भारतीय शिक्षा धर्म प्रधान थी। यानी कि पहले की जो शिक्षा थी वो धर्म पर आधारित थी। केवल उच्च जाति एवं श्रेष्ठ जाति के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। पहले के समय में क्या था, उच्च जाति वाले और श्रेष्ठ जाति वाले लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आज सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये सबसे अच्छी बात है ना। उसके बाद स्त्री, यहाँ पे अगली हेडिंग है, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया है ना। पहले की अपेक्षा आज जो है महिलाओं की स्थिति में काफ़ी हद तक परिवर्तन आ गया है। यहाँ पे जैसे कि अब समाज में स्त्रियों की स्थिति में बदलाव आ गया है तथा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने लगी हैं। यानी कि किसी समय में जो महिलाएं थीं वो राजनीति में भाग नहीं लेती थी, आज हमें महिलाएं भी राजनीति में भाग लेती हुई नज़र आती हैं। व नौकरी में भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं, है ना। आज महिलाएं पुलिस में, है ना, आर्मी में, ठीक है, ट्रेन भी चला रही हैं, हर काम कर रही हैं, है ना, और प्लेन भी उड़ा रही हैं। तो तमाम चीज़ों में महिलाएं पुरुषों के समान उन्हें अधिकार मिल गया है, भाग ले रही हैं, है ना, देश का नाम रोशन कर रही हैं। उसके बाद है राजनीतिक परिवर्तन। तो राजनीतिक परिवर्तन, आज के समय में राजनीति में भी बदलाव आया है। हमारे समाज में राजनीतिक परिवर्तन में अंग्रेज़ों का विशेष योगदान रहा है। यानी कि लगता तो हमें है कि अंग्रेज यहाँ आए, लूट कर ले गए, लेकिन राजनीति में उनका कुछ विशेष योगदान रहा है ना। उनके ही शासन में यातायात के साधनों का विकास हुआ है। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए विकास करवाया था यहाँ पे, है ना, वस्तुओं को ले जाने के लिए, जिसकी वजह से स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी, है ना। अगर उन्होंने रोड वगैरह या रेलवे ट्रैक वगैरह नहीं बनवाए होते तो आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, और देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किधर गया हमारा, चलो यही है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कृषि समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभाव, यानी कि कृषि पर हरित क्रांति के कौन कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, कृषि समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति के प्रभाव कौन कौन से हैं या क्या हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो हरित क्रांति से कृषि पर क्या प्रभाव पड़े उन्हें जल्दी से जान लेते हैं। हरित क्रांति के कारण कृषि उपज में 2 से 3 गुनी वृद्धि हुई, है ना। हरित क्रांति से क्या हुआ, सरकार ने पंचवर्षीय योजना के रूप में हरित क्रांति को लाया गया था सरकार के द्वारा, जिससे क्या हुआ, हरित क्रांति से कृषि उपज में 2 से 3 गुनी वृद्धि हो गई, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में नए आयाम खुल गए, नए रास्ते खुल गए, है ना। हरित क्रांति के कारण कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ गया, यानी कृषक जो हैं अमीर हो गए, उनकी आमदनी बढ़ गई, अर्थात किसानों की आमदनी बढ़ गई। उसके बाद और क्या फ़ायदा हुआ किसानों को, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा किसानों के ऊपर। कृषि उपज बढ़ने के कारण कृषि व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करने लगे, है ना। कृषक क्या करने लगे, व्यापार करने लगे खेती से, है ना। हरित क्रांति का प्रभाव केवल बड़े कृषक पर ही पड़ा, लेकिन ये थोड़ी सी गलत बात थी, ये इसका नकारात्मक प्रभाव है वैसे। यानी कि हरित क्रांति का प्रभाव केवल किस पर पड़ा, बड़े कृषकों पर, छोटे कृषकों पर विशेष से ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया था, है ना। जिन किसानों के पास अधिक ज़मीन थी उनकी पैदावार बढ़ने के कारण वे अमीर हो गए, और जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं थी उनकी स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो उनकी पैदावार बढ़ जाएगी, भी अमीर होते गए, लेकिन गरीब और ज़्यादा गरीब होता चला गया, जिसकी बात इससे क्या हुआ, मतलब गरीब और अमीर किसानों में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, है ना। तो ये अगला पॉइंट ये है, हरित क्रांति के दौरान गरीब तथा अमीर किसानों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो एक तो हमें ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगला ये है कि हरित क्रांति केवल उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि के किसानों के जीवन में क्रांति हुई, मतलब बस पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये सीमित रही और राजस्थान तक, बाकी देश भर में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। यानी कि कुछ ही राज्यों तक ये सीमित रह जाती है, ठीक है। तो कुछ किसानों के बीच ही हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, उन्हीं के जीवन में क्रांति आई, क्रांति का मतलब बदलाव आया, बाकी के जीवन में खास कुछ बदलाव नहीं आया, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है पंचायती राज वाला, ठीक है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलो पढ़ लेते हैं। पंचायती राज का शाब्दिक अर्थ होता है, शताब्दिक अर्थ होता है कि 5 व्यक्तियों द्वारा शासन, ठीक है। इसका अर्थ पंचायती राज यानी कि शब्द से ही हमें समझ में आ रहा है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ है गांव से है। पंचायती राज का अर्थ गांव से होता है। भारत गांवों में बसता है, यानी कि भारत कहाँ बसता है, गांव में बसता है, यानी कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रहती है। गांव भारत गणराज्य की आत्मा है, यानी कि गांव भारत गणराज्य की क्या है, आत्मा है, क्योंकि भारतीय लोग अधिक से अधिक गांव में रहते हैं, है ना। गांवों का विकास करके भारत का विकास किया जा सकता है। जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तब तक समझो देश का विकास नहीं हो सकता है ना। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए पंचायती राज की स्थापना की गई। पंचायती राज का मुख्य आधार सत्ता में जन सामान्य की भागीदारी से है, यानी कि सत्ता में गांव के लोगों को शामिल करने से है ना। तो पंचायती राज गांव के विकास के लिए, है ना, और गांव के लोगों की सत्ता में भागीदारी हो, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया था, ठीक है। तो आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। लोकतंत्र की कहानियाँ, ठीक है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसी प्रकार से हेडिंग बनाना है, फिर आंसर लिखना है, ठीक है। तो पेपर में आपको सारे क्वेश्चन के आंसर हेडिंग बना करके लिखने होंगे, और मैं बताऊँगा मतलब एक वीडियो में कि आपको कॉपी किस तरह से व्यवस्थित तरीके से लिखना है, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, आपसे पूछ ले लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, या लोकतंत्र क्या है, ठीक है। तो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता वोट डालती है, ठीक है, और जनता अपने लिए सरकार चुनती है, तो वो शासन जो है जनता के लिए होता है ना, और चुनी हुई सरकार जनता के हित में कार्य करती है, तो वो शासन लोकतंत्र शासन कहलाता है। तो यहाँ पे इसी बात को मैंने मेंशन किया है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की 2 मुख्य श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी 2 श्रेणियाँ हैं, पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ठीक है। उसके बाद है कराची प्रस्ताव का मूल भाव बताइए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कराची प्रस्ताव का मूल भाव क्या है या बताइए। तो पढ़ लेते हैं इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 में हुए कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में लोकतंत्र भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया है, यानी कि भारत के संविधान पर विचार किया गया था। कराची में जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें भारत के संविधान कैसा होना चाहिए इस बात पर विचार किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था, क्योंकि उस समय तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था, है ना, जब कराची में मतलब अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात को बताया गया है। इससे पहले 1928 में, यानी कि कराची अधिवेशन से पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का ढांचा तैयार किया था। यानी कि उससे पहले ही 1928 में ही मोतीलाल नेहरू ने संविधान का ढांचा तैयार कर लिया था कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थी। यानी कि भारत के लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, उसी झलक को दिखाया गया था कि हमारे देश जब आज़ाद होगा तो इस प्रकार का संविधान होगा जो देश के हित के लिए कार्य होगा, जिसमें, है ना, सभी लोग मतलब का अधिकार मिलेगा, सभी को अधिकार मिलेगा, है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थी। ये बात है यहाँ पे, ठीक है। कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थी। यह प्रस्ताव उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अभिव्यक्त किए गए हैं। यानी कि संविधान में वो सारी चीज़ें बताई गई थी उसी समय कि हमारा देश का संविधान ऐसा होगा। इसमें कुछ बातें बताई गई थी कि शिक्षा का सबको अधिकार होगा, है ना, और सबको मतलब समानता का अधिकार होगा, आने जाने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, हर चीज़ का जितने भी अधिकार हैं उन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया था, है ना। तो संविधान की रूपरेखा, एक ढांचा तैयार कर लिया गया था। कराची प्रस्ताव का मूल भाव यही है, आपसे पूछ रहा था, तो यही सब कुछ आप लिख देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, द ओनली वे क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। द ओनली वे क्या है। द ओनली
में महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया एक लेख है। तो ओनली वे का मतलब है महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था, ठीक है, जो उन्होंने 1939 में हरिजन नामक पत्र में लिखा था। हरिजन नामक जो पत्र था, ठीक है, उसमें एक हरिजन, हरि का मतलब होता है भगवान के जन, ठीक है, जिसमें उन्होंने कहा था संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी, उसके आगे देखते हैं नेक्स्ट, संविधान का निर्माण कर सकती है, जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेद रहित और वैश्य मताधिकार पर आधारित हो। यानी कि संविधान ऐसा होगा जो महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए भेद रहित, यानी कि भेद रहित का मतलब किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, और वैश्य मताधिकार का मतलब है सबको एक निश्चित आयु के बाद वोट डालने का अधिकार होगा, जो कि भारत में अभी 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसे वैश्य मताधिकार मिला हुआ है, यानी कि वो अपना वोट डाल सकता है, ठीक है। उसके आगे है 1939 में एक संविधान सभा की मांग हुई थी, जिसे अनेक उतार चढ़ाव के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1945 में मान लिया था। यानी कि 1939 में ही संविधान सभा की मांग होने लगी थी कि एक संविधान सभा बनाई जाए, है ना, संविधान सभा हो, जो संविधान सभा ये निर्णय ले कि हमारा संविधान कैसा होगा, इसमें कौन कौन से कानून होंगे, ठीक है। तो अंग्रेज़ों से मतलब मांग की गई थी। तो अनेक उतार चढ़ाव के बाद अंग्रेज़ों ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1945 में इस मांग को मान लिया था, ठीक है। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र होगा। भारत कैसा होगा, एक गणतंत्र होगा, जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। यानी कि सबके लिए न्याय मिलेगा, है ना, और राजनीतिक अधिकार होंगे, सामाजिक अधिकार होंगे, ठीक है। तो इस बात पर जोर दिया गया था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।